हेलो विकास जी, वेलकम वेलकम हेलो। बैक टू आवर रेडियो शो। कैसे हो आप? थैंक यू। बस बढ़िया, आप बताओ। बस हैप्पी होली। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हैप्पी हमारा। होली। हम लोग हैप्पी होली मतलब होली के दिन पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। नॉर्मली हम्म। हम लोगों ने सनातन धर्म और अदर पॉडकास्ट अदर टॉपिक्स पे कवर किया था। सनातन धर्म, एंशियंट हिस्ट्री और अलग आदि शंकराचार्य और विवेकानंद की फिलोसफीज पे। ये वाला थोड़ा हम्म। डिफरेंट रहेगा। इट्स गोना बी ऑन पॉलिटिक्स बिकॉज अभी 2 महीने में हम्म। हमारा इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में। हम्म। तो मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर रही थी कि आई एम प्लानिंग टू हैव अ पॉडकास्ट ऑन पॉलिटिक्स। तो आप लोग के हम्म। कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताओ, मैं पूछूंगी पॉडकास्ट में। तो देवर लाइक कि कौन कैसे वोट करे, किसको वोट करे। तो उनको पता ही नहीं था मतलब किसको वोट करना चाहिए। तो ये नॉर्मली ना क्वेश्चन रहता है। तो आई कम फ्रॉम मिलेनियल जनरेशंस। मिलेनियल मीन्स हम्म। 1995 के पहले जो बॉर्न हुए हैं। हम्म। तो तो मैं इसको फ्रेम कर देती हूँ थोड़ा सा बेटर वे में कि लोग है ना जो पॉलिटिक्स इतना फॉलो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मतलब क्या करें इसमें, तब नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, कौन सी पार्टी अच्छा करे, कौन सी पार्टी कैसा कर रही है। तो उन हम्म। लोगों को कैसे और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर वोट करने जा रहे हैं। तो आप इस पे क्या बोल सकते हैं? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, उसको लेकर के मैं अपनी बात बताना चाहूंगा। बिकॉज आई आई विल नॉट बी एबल टू टॉक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एज सच, कि हाँ पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्या मतलब पॉलिटिक्स एक वो चीज़ होती है जहाँ पे आप जो छल कपट हो रहे हैं, जो चालाकियां हो रही हैं, उसकी बात होती है। किस तरीके से जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं, उसकी बात होती है। उस हम्म। चीज़ों पे हमें ध्यान उतना नहीं देना चाहिए। बीइंग अ जनरल सिटीजन, हमें रेदर देन पॉलिटिक्स, पॉलिटी पे पहले ध्यान देना चाहिए। हम्म। पॉलिटिक्स तो आपको बाद में, आपको वही पता है जो आप अपने घर में, अपने सोसाइटी में, कई बार अपने ऑफिस में जो चीजें होते हम्म। देखते हो, वो पॉलिटिक्स का ही हिस्सा होती हैं। उसमें जो तरीके अपनाए जाते हैं एक दूसरे को खींचने के, वैसे ही नाम वो खराब हो गया है पॉलिटिक्स इसका, होती है। पॉलिटिक्स का ही हाँ, ना, इस वजह से हाँ। ही। तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, बट द थिंग इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी। हम्म। पॉलिटी में चीजें, अगर आप एज अ पॉलिटी, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसमें आप सिविक्स पढ़ते थे, तो उसमें आपको बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती थी। इलेक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता था, उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता था, सोसाइटी का एक ताना बाना आपको समझाया जाता था कि सोसाइटी कैसे होती है। हम्म। राइट। सो अगर ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से वोट करना चाहिए और किसको वोट करना चाहिए। वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है, कौन आपकी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। लेकिन एस्पिरेशंस को देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सेंटर है, जो थॉट सेंटर है हमारा, जैसे मेरी अपनी एक एस्पिरेशन हो सकती है। मेरी एस्पिरेशंस केवल और केवल उन चीज़ों को लेकर के जुड़ी हुई हो सकती हैं जो मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है? हो सकता है कि मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट अ कंट्री इज़। कोई भी सोसाइटी केवल और केवल आपसे नहीं बनी है। हम्म। महाभारत में एक बड़ी अच्छी कोट थी, जो पुरानी महाभारत अगर आपने देखी हो, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ उस महाभारत को। और हम्म। पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों के लिए सबसे अच्छा जो ग्रंथ है ना, वो महाभारत ही है, जहाँ तक हम्म। मुझे लगता है। क्योंकि पॉलिटिक्स वो कृष्ण ने दिखाई, वो शकुनी ने दिखाई कि हम्म। कैसे की जाती है, कैसे प्रॉब्लम्स को हल्का किया जाता है, कैसे चीज़ों को अपने फ़ेवर में किया जाता है। बट हम्म। जो पॉलिटी है, दैट वाज़ समथिंग जो कि पूरे के पूरे महाभारत में लोगों को समझाई गई कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज़ अ सिटिज़न ऑफ हस्तिनापुर या एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंद्रप्रस्थ, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, कौन-सी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, कौन-सी बात बोलनी चाहिए थी, किसके हम्म। बारे में सोचना था और किसके बारे में नहीं सोचना था। तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ों को मिला करके जो चीज़ हमारे सामने है, वो थी महाभारत। तो वहाँ से मैं कई बार रेफ़रेंस लेता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी ड्यूटी क्या है एज़ जो है एक कॉमन इन सिटीज़न, जो कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स को देखना चाहता है। इनफैक्ट सभी को देखना चाहता है और सभी को देखना चाहिए, हम्म। क्योंकि आप जो है इससे इन्फ्लुएंस होते हो। सोसाइटी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है और आप सोसाइटी का हिस्सा हो। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या लेना-देना। कल को हम्म। जो टैक्स आपके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है? कल को जो चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिव आती हैं, जैसे कहीं पर अगर पता चलता था पहले कि कहीं कभी भी जो है आप बॉम्ब विस्फोट हो सकते हैं, जगह-जगह रेलवे स्टेशंस पे ये अनाउंसमेंट होता रहता था कि हम्म। आप अपने आस-पास की चीज़ों को देखें, उसमें बॉम्ब हो सकता है। हाँ। अब ये अनाउंसमेंट्स कम हो गए हैं, कुछ मायनों में कई जगहों पे तो बंद ही हो गए हैं। रीज़न हम्म। ये है कि आपने एक सरकार चुनी थी, राइट? हम्म। अब आपने क्यों ये दिया था वोट, वो आपके मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उसने एक चेंज करके दिखाया कि हाँ, ये चेंज हो सकते हैं। पिछले 10 सालों से भारत में एक भी सुनियोजित आतंकी हमला, जिसको कहते हैं वेल प्लान्ड, जो हम्म। हमला जैसे कि मुंबई में हो गया था, वो आपको देखने को नहीं मिला, राइट? हम्म। यप। सो ये आपको प्रभावित कर रहा है कि नहीं?
आप या हो सकता है कि जिस मुंबई हम होटल में हमला हुआ था, हो सकता है कि आप उसके आस-पास कहीं होते, ऐसे ही घूमने गए थे बम्बई, आप दिल्ली के रहने वाले थे। हुँ, आप हो सकता है कि मैं जहाँ फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, आगरा के आस-पास की जगह है, वहाँ रहने वाला हूँ। हुँ, वहाँ से हो सकता है मैं घूमने गया था मुंबई और उसी दिन ऐसा हो गया तो कैसे आप कह सकते हो कि आप प्रभावित नहीं होते? सो ये हुँ, थिंकिंग पहले निकालनी होगी लोगों को कि मैं प्रभावित नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा है, पूरी दुनिया में एक भारतीय कहीं भी बैठा है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैं पूरे देश का हिस्सा हूँ। जैसे आप सोच रहे हो, आप सनातन धर्म की बात करते हो, आप उन चीज़ों की बात हुँ, करते हो, उस पे पॉडकास्ट करते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें पहुँचे, या ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम सबको कहीं भी रहते हुए एज़ अ सिटिज़न जहाँ पर भी जहाँ की नागरिकता हमारे पास है, उस देश के बारे में वहाँ के लिए हमें सोचना ही चाहिए एज़ अ कॉमन सिटिज़न कि हमारी क्या ड्यूटी है। क्योंकि बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते और दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी से आप हो, हुँ, आपसे सोसाइटी नहीं है। यही बात महाभारत में उसमें एक एपिसोड है उसमें कही गई है। तो कृष्ण बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी हुँ, थी जिसमें नीतीश भारद्वाज ने बोला था कि आप समाज से हो, समाज आपसे नहीं है। इसलिए हुँ, आपको समाज के बारे में सोचते हुए अपने कर्तव्यों का निर्धारण करना होगा। ठीक है? हुँ, आप चाहें ना चाहें, आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और कल को आप शिकायत करेंगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर आप ये देखिए मैं आपके साथ बैठ कर के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा थिंकिंग ये है कि मेरे को पॉडकास्ट करने को मिलती रहे, मेरे जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहें, मेरे मेरे को घर चाहिए, ठीक है? वो मेरे को मिल जाए, मेरे को एक मकान खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है, ये सारी चीज़ें मुझे लेनी है। बस मेरा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस यही है कि मेरे पास जो बिल्कुल एक हाई क्वालिटी की चीज़ें हुआ करती थीं, हुँ, वो मेरे को जो इम्पोर्ट करके भारत में आती हैं, वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। ओह माय गॉड! इन्होंने तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा हुँ, इतनी आसानी जैसे मेरा एक दोस्त था, हुँ, उसके कुछ कैमरा उसको लगवाना था अपने गाड़ी में और कोई म्यूज़िक सिस्टम उसको लेना था, उसका कुछ वो पार्ट था जो कि बाहर से आता था और ओह! कोविड के टाइम में उसपे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है? हुँ, तो उसने शिकायत की कि पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है, कोविड चली गई है, उसके बाद भी जो है चीज़ें आ नहीं रही हैं, ईज़ी नहीं हो गई, उन पे टैक्स बढ़ा दिया है। तो वो एक आम आदमी की तरह जो कि एक करोड़पति है, वो एक हुँ, आम आदमी की तरह सरकार की बुराई किसी और वजह से कर रहा है, हुँ, ठीक है? क्योंकि उसको एक लैविश लाइफ़ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, अब उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है बेचारे की। तो अब ये समस्या उसकी हो गई है। तो उसकी हुँ, एस्पिरेशंस अलग है, लेकिन ये एस्पिरेशंस आपको कभी भी सही डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं करेंगी। सही हुँ, डिसीज़न लेने में हेल्प करेगी ये थिंकिंग कि आप सोसाइटी से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? मैं यहाँ बैठकर आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, देयर इज़ समवन जो हुँ, कि ये इंश्योर कर रहा है कि कंटीन्यूअस पावर सप्लाई होती रहे मेरे घर में, ठीक है? वो मुझे नहीं जानता। उसकी ड्यूटी सिर्फ़ इतनी है कि पूरी सोसाइटी में पावर सप्लाई होती रहे, ठीक है? और वहीं दूसरा बंदा ऐसा है जो कि मेरे यहाँ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो ये देख रहा है कि लगातार कंटिन्यूअसली सर्विस मुझे दी जाती रहे इंटरनेट की, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए, कोई कंप्लेन आए तो उसको वो देख रहा है। अगर मेरी भी कंप्लेन जाती है, तो वो उसे देखेगा। हुँ, अभी मैं उसे नहीं जान रहा, जो अनजान बैठा हुआ है। सोसाइटी के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है, सुबह जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हाँ यार, ये मुझे गुड मॉर्निंग करेगा तब मैं उसको बोलूँगा, हाँ, गुड मॉर्निंग, मैं आ गया साहब, ठीक है? लेकिन कभी हम उससे नहीं कहते गुड मॉर्निंग, हुँ, वी डोंट रिस्पेक्ट, राइट? कई बार मैंने देखा है कि सोसाइटी में बच्चे तक कई बार गार्ड्स को उल्टा-सीधा बोल देते हैं, वो माँ-बाप से ही तो सीख रहे हैं। या क्यों सीख रहे हैं? हुँ, आप आप जो है ये समझो कि आप सोसाइटी का हिस्सा हो, आपके लिए हर आदमी और आप हर आदमी के लिए काम कर रहे हो। जैसे हुँ, मेरी वजह से उसका एग्ज़िस्टेंस भी है और उसकी वजह से मेरा एग्ज़िस्टेंस भी सेफ है। जो हुँ, गार्ड बैठा हुआ है, वो बाहर ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी अराजक तत्व, कोई भी ऐसा आदमी मेरी सोसाइटी में ना घुस जाए, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, राइट? वो इंश्योर कर रहा है। वो बैठा हुआ है, हुँ, खाना खा रहा है, एक रोटी मुँह में होती है, दूसरी किसी को आता देखता है, वहीं पे रोटी किनारे रखता है, रोटी का टुकड़ा उससे कहता है, "साहब रुकिए, बताइए कहाँ जाना है, किससे मिलना है?" हुँ, राइट? वहाँ झगड़ा भी करता है बेचारा अगर वो सही से आंसर नहीं देता, उनकी तू-तू, मैं-मैं भी होती है, वो सब हमारे लिए। हुँ, उसी तरीके से हम जो यहाँ पर हैं, हमारा होने का सीधा-सीधा फ़ायदा उनको भी मिलता है, राइट? या सो कोई भी ये ना समझे कि हम अकेले हैं या हमारी एस्पिरेशन सबसे बड़ी है। हमें हमेशा इस तरीके से देखना होगा कि हमारी एस्पिरेशंस शुड बी द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। अगर आप ऐसा सोच करके डिसीजन लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपको किसको वोट करना है। आई कैन नॉट रिकमेंड, यू कैन नॉट रिकमेंड कि हुँ, किसको वोट करना चाहिए। राइट, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है जो मैं एंड में बताऊँगा, हुँ, लेकिन हाँ, जो है वो मैं बताऊँगा। बट एक जनरल थिंकिंग जो है वो यही होनी चाहिए हुँ, कि मैं सोसाइटी से कैसे जुड़ा हुआ हूँ। तो हुँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ये सोचना चाह रहे हैं किसको वोट देना है, कैसे देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। हुँ, अपने ऊपर सबको काम करना पड़ेगा। इट मे बी कि उनमें से सभी लोग जो है इस चीज़ को इतनी गहराई से ना सोचते हों, बट द थिंग इज़ कि इसी गहराई से सोचना होगा। हुँ, राइट? क्योंकि जो हमारी
एंशिएंट हिस्ट्री है, जो एंशिएंट फिलॉसफी है, वो बहुत रिच है। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर चीज़ में हुँ, बहुत ज़्यादा रिच है। जब तक हम उसको गहराई से नहीं देखते, वी डोंट नो कि हमें क्या निकालना है इससे। पॉलिटिक्स को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के तो इतना कुछ निकालने को है हमारे यहाँ से, खास करके अगर आपने केवल महाभारत देख ली या हुँ, केवल अगर आपने चाणक्य को पढ़ लिया, हुँ, राइट? वो चाणक्य नहीं कि उन्होंने कोट्स लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, लेडीज़ के बारे में क्या लिखा है, वो सब एक अलग मुद्दा है कि हाँ, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ, लेकिन जो उन्होंने देश को लेकर के कहा, उन्होंने सोसाइटी को लेकर के जो कहा, पूरे देश को एक करने की जो बात की, तुम्हारी थिंकिंग में तुम्हारा देश होना चाहिए। जब तुम एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह सोचते हो, तो तुम्हारा देश, तुम्हारा समाज होना ही चाहिए। क्यों? रीज़न वही है, मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ, हुँ, सोसाइटी मुझे इम्पैक्ट कर रही है, मैं सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। इसलिए मुझे वो बन के ही सोचना चाहिए। तो पहली चीज़ उनको वही सोचनी होगी कि आर दे एबल टू कनेक्ट देमसेल्फ विद द सोसाइटी, विद द एंटायर वर्ल्ड, राइट? जैसे अगर मेरा देश है, अगर मैं सिर्फ़ इतना सेल्फिश हो जाऊँ कि मेरे देश में ही सब कुछ सही हो, राइट? हुँ, तो भी हो सकता है मैं डिसीज़न सही से ना लूँ। मुझे पूरी दुनिया को एक एंटिटी की तरह देखना होगा कि पूरी दुनिया पे क्या असर होगा, राइट? अगर मैं ऐसा होता हूँ, तो क्या मैं इतना एम्पावर हो पाऊँगा या मेरा देश इतना एम्पावर हो पाएगा कि आज जो देश छोटे हैं, गरीब हैं, जो उठ नहीं पा रहे, क्या मेरा देश उन देशों की हेल्प कर पाएगा? जैसे भूटान जैसा देश है, नेपाल जैसे देश हुँ, हैं, राइट? दे आर कंपैरेटिवली उतने डेवलप नहीं हैं, दे आर अंडर जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप कैटेगरी में आते हाँ, हैं। कहते हैं जो हुँ, अफ्रीका में जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, क्या उनका जीवन स्तर मैं उठा सकूँगा? सो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो फीलिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट डाला गया है हमारे उसमें वेदों, शास्त्रों में, पुराणों में, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसीलिए डाली गई हैं। उपनिषद जो वसुधैव कुटुंबकम है, वो उपनिषद से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों बताई गई हैं? सो दैट हम पॉलिटिकल बीइंग की तरह भी इसी तरीके से सोच सकें। उसका मतलब यही है कि आप इस तरीके से सोच सकें कि आप किस तरीके से एम्पावर इतने हो सकते हो कि दूसरों को एम्पावर कर सको। दैट शुड बी द रियल सोर्स ऑफ एस्पिरेशंस, कि आप पॉलिटी में जा रहे हो, आप पॉलिटी के बारे में सोच रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये है, किसको देना चाहिए आप एनालाइज़ कीजिए। आज हुँ, के इंडिया को एनालाइज़ कीजिए, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है कि वो अपनी एस्पिरेशंस भी, आपकी एस्पिरेशंस तो सबसे लास्ट में, अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचना चाहिए कि हुँ, आपकी एस्पिरेशंस सबसे लास्ट में पूरी हो रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या एज़ अ होल पूरी सोसाइटी, कल को मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, क्या उनके लिए एक बेहतर माहौल बन रहा है? हुँ, राइट? क्या पूरी दुनिया में इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट वसुधैव कुटुंबकम, कि हाँ, इंडिया का डंका बज रहा है। ये जो है एक ऐसी सोच है जो कि बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी सोच ये है कि क्या इंडिया पूरी दुनिया की हेल्प कर पाएगा शांति स्थापित करने में? जैसे अभी न्यूज़ आती है कि मोदी जी ने जो है हेल्प की समझने में पुतिन को, कि ही टोल्ड हिम कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, राइट? हुँ, ये सारी बातें कहना एक ऐसे दोस्त से, जिसकी दोस्ती बहुत बड़ी है आपके लिए, और आप खुलेआम ये कह रहे हो कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, मत लड़ो, राइट? लेकिन वो लड़ने को ही अपना धर्म समझ रहे हैं कि अभी तो लड़ना ही है। सो एक फूड फॉर थॉट जिसको एक्सेप्ट करता है आपका दोस्त, तो क्यों कर रहा है, राइट? यानी शांति की कोशिश में आपकी बातें जा रही हैं। आप शांति का प्रयास कर सकते हो, पूरी दुनिया में शांति लाने के प्रयास करने लायक हो या नहीं? आप अपने जीवन में जो कुछ आपको मिलेगा, पेट्रोल है, डीज़ल है, ये सस्ता, ये महँगा, ये तो बहुत छोटी सोच है। आप तो हुँ, सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं हो, आप तो केवल एक जानवर की तरह, मतलब एनिमल, जो सोशल एनिमल भी नहीं कह सकते। जो जानवर होता है कि मुझे आज खाना मिला कि नहीं, नहीं मिला, छीन लूँगा, राइट? क्रांति कर दूँगा, किसी दूसरे से छीन लूँगा। तो ये जो बहुत छोटी सोच है, इससे ऊपर उठ करके देखना होगा। हाँ, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कोई आपसे इनको लूट नहीं सकता। अगर कोई आपसे लूटता है, देन ऑल्सो यू नीड टू थिंक कि हाँ, आप जब तक एम्पावर नहीं होगे, तब तक दूसरों को एम्पावर कैसे करोगे? आपसे ये चीज़ें छीनी जा रही हैं। लेकिन पूरा देश जब जिस चीज़ को झेल रहा है, पूरी दुनिया जब जिस चीज़ को झेल रही है, कुल मिलाकर के कहना यही है कि यू शुड बी एबल टू कनेक्ट, कि जिस चीज़ को पूरी दुनिया झेल रही है, जैसे आज आपको महँगा पेट्रोल मिल रहा है, बट आप ये भी तो देखो कि पूरी दुनिया में वॉर के हालात हैं। दूसरे हुँ, देशों में तो किस तरीके से वो पहुँच रही हैं बेसिक चीज़ें भी, राइट? तो जब पूरी दुनिया झेल रही है, तो उसके साथ झेलने को आप भी तैयार रहिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ माँगते मत रहिए, आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए कि कैसे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जब बेहतर हो जाएँगी, तो चीज़ें अपने आप आपके पास सस्ती आएँगी, अवेलेबल होंगी। जैसे कनाडा या यूएस में चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, सस्ती इन द सेंस, जैसे एजुकेशन है, वो फ्री रहती है। कनाडा में जैसे देखा, हाई स्कूल 10 तक जो है वो फ्री रहती है। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ लेवल तक हम सरकारी स्कूलों में कर पाए हैं, कि बहुत मिनिमल उस पे जो है फीस पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हुँ, राइट? सरकारी। तो ये चीज़ें तब आप दे पाओगे जब आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, आप इतने एम्पावर हो पा रहे हो, और आप अपनी गवर्नमेंट को इतना एम्पावर कर पा रहे हो, या ऐसी एम्पावर्ड गवर्नमेंट ला पा रहे हो जो सबको एम्पावर कर सके। सो द मेन थिंग इज़ एम्पावरमेंट, आपका और आपसे पहले पूरे सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी का एम्पावरमेंट पहले होगा, तभी आपका एम्पावरमेंट होगा।
तो तो ऐसा दैट इज द नैरेटिव फर्स्ट। क्यों फैला हुआ है कि मतलब पॉलिटिक्स देखना इज़ लाइक डिस्ट्रॉइंग योर पीस ऑफ माइंड, ऐसे नैरेटिव्स भी फैले हुए हैं तो लोग हाँ, ये होता है, कई बार होता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि पुरानी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि उनको घर परिवार अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ के चले गए। हम्म। क्यों? क्योंकि घर परिवार में जो पॉलिटिक्स थी, जो सब मतलब घर परिवार में अक्सर ये होता है कि कई बार लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, हर कोई नहीं होता, बट कई बार लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनकी अपनी जो सेल्फिश डिज़ायर्स हैं, वो पूरी नहीं हुई, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये शांति भंग करती हैं। तो ये वो लोग नहीं होते जो कि पॉलिटिक्स से डरते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि घर परिवार में भी अपनी ज़िम्मेदारियों से तब डरते हैं जब घर में कोई अशांति फैल जाती है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो। कैसे आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा? हर आदमी अलग है। कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो सेल्फिश डिज़ायर्स उसकी इतनी हाई हों कि पूरे घर में वो हंगामा कर दे, राइट? तो आपको अगर सोशल लाइफ़ में हो तो आपको उन चीज़ों को झेलना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये नहीं होता। इनफैक्ट होता ही नहीं। जैसे विवेकानंद थे, उन्होंने शादी नहीं की। योगानंद थे, उन्होंने शादी नहीं की। हम्म। गौतम बुद्धा थे, उनको पीस चाहिए थी। वो वास्तविक खुशी खोज रहे थे। घर परिवार में उनको नहीं मिली। तो वो एक कोई समस्या नहीं है कि जो पॉलिटिक्स के बारे में सोचना नहीं चाहता। बट द थिंग इज़ कि अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचना चाहते, परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहते, आपको शांति चाहिए, तो वो शांति आप अपने लिए रख के करोगे क्या? हम्म। एक योगानंद जी का चैप्टर है उसमें जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें बड़ी अच्छी बात कही है। युक्तेश्वर जी ने हम्म। योगानंद जी को समझाया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहते, दैट इज़ ओके। तुम परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर तुम परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, तो ये तभी सक्सेसफुल होगा, तभी ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी लिबरेशन का कारण बनेगा, जब तुम अपने परिवार से बड़ा कोई परिवार अपना लो। वाह। यानी पूरी दुनिया को अपना परिवार परिवार बना लो, बना लो। तभी ये सक्सेसफुल होगा। यानी अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, कहता कि पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर द एंटायर सोसाइटी। कुछ हम्म। ऐसा कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहा हो। अगर कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर केवल वो शिकायत कर रहा है तो ही इज़ जस्ट अ फेंस सिटर, और उसको शिकायत करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, देन यू शुड नॉट कंप्लेन कि ये या। अच्छा है, वो अच्छा है, ये टैक्स बढ़ गया, हम्म। वो चीज़ें कम हो गई, ये सुविधाएँ कम हो सो गई ट्रू। या वो सुविधाएँ बढ़ गई। ये कंप्लेन करने का उसको कोई हक नहीं है। टू समराइज ये ऑल योर चीज़ है। पॉइंट्स, आपने बताया कि इंसान को ऐसे फिगर आउट करना चाहिए कि किसको वोट करना है, कि अपने आप को जानो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप आपकी लाइफ कैसे बेटर हो गई बेसिकली। अगर आप पहले दिल्ली में रहते थे तो आपको अगर कुछ या किसी को पेमेंट करना है तो यूपीआई के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो। तो वो हुँ, फैसिलिटी पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है, इस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। पहले हुँ। आप बनारस जाते थे तो आपको कैसा फील होता था, और रायगढ़ जाते थे तो कैसा हाँ, फील होता था, तो वो कंपेयर कर सकते हो आप बेसिकली। तो ये एक तरीका है जानने का फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी हो गई हैं आपकी एंड ऑल। तो एक है ना, ये टर्म बहुत ही पॉपुलर हो गया है आज के टाइम पे, जो कि है पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो उससे उस पे पहले हुँ, हम हुँ, आए, हुँ। उससे पहले ना आप ये बता दो, एक ये भी टर्म्स काफ़ी फेमस हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग या सेंट्रिस्ट हैं आप। तो ये पहले आप हुँ। व्यूअर्स को बता दो, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे आएंगे। सी लेफ्ट, राइट और सेंटर विंग जो होती हैं, ये कोई मतलब ये तो उसमें कॉलेज, स्कूल में पढ़ाई करते समय अक्सर बता दी जाती हैं। बट हाँ, इन शॉर्ट लगभग सभी को पता होता है। इन शॉर्ट जो है उसके बारे में ये कहा जा सकता है, जो लेफ्ट विंग होता है, वो क्या करता है कि वो ये कहता है कि सब कुछ जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले और सबको बराबर-बराबर बाँट दे। हम्म। ठीक है? लेफ्ट विंग ये कहता है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि सबको बराबर-बराबर मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कितना काबिल है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जो राइट विंग होता है वो ये कहता है कि सबको उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आगे बढ़ने का हक है, और जो आगे बढ़ रहा है उसको एम्पावर किया जाए सो दैट वो नीचे वालों को एम्पावर कर सके। ठीक है? हम्म। और जो सेंटर होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे सोसाइटी और राइट विंग दोनों को मिला के चलना है, राइट? यानी कि हम्म। उनको भी एम्पावर करना है, जो सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं, काम जनरेट कर सकते हैं, छोटे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं जो अभी उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ठीक है? जिनकी नौकरी इतनी अच्छी नहीं है या जो जॉब्स के लिए तरस रहे हैं या पढ़े लिखे नहीं थे किसी वजह से समहाउ। सो सेंटर अप्रोच होती है वो दोनों तरफ जाती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट्स रही हैं शुरुआत से लेके अभी तक,
सबकी सेंट्रिस्ट अप्रोच ही रही है। उन्होंने पूंजीपतियों को भी सहयोग किया है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको भी सहयोग किया है, और जो सोशल कॉजेस के लिए चीज़ें करनी चाहिए उसको भी सपोर्ट किया हुआ है। जैसे आपके बच्चों को टीके लगवा देना, ठीक है, गाँव-वाँव में आंगनबाड़ी खुलवा देना, ठीक है, फ्री का मील देना दोपहर को स्कूलों में। तो ये हुँ, सोशल कॉजेस के लिए किए गए काम है, बट एट द सेम टाइम हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देना है। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि कोई मेरे पास क्यों नहीं आ रहा सड़क बनवाने के लिए। अरे विकास शाक्य अपना घर नहीं बना पा रहा, सड़क क्या बनाएगा तुम्हारे लिए? तो वहाँ पे हुँ, आपको क्या जाना पड़ेगा? आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो कि कैपिटलिस्ट है, जो पूँजी लगा सकता है, राइट? हुँ, तो ये कह देना कि हाँ, सरकार जो है पूँजीपतियों का सहयोग करती है, ये गलत है, क्योंकि वो लाएगी कहाँ से पैसा सोसाइटी के लिए, राइट? हुँ, उनसे हेल्प लेगी, उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है, तभी तो भाई जो जितना कमा रहा है उतना ही टैक्स दे रहा है। हुँ, उन्हीं से तो ज़्यादा टैक्स ले रही है, उन्हीं की हेल्प से तो अपने लिए वो काम कर पा रही है जिससे वो सोसाइटी को, समाज को कुछ दे सके, हुँ, राइट? सो ये जो है राइट विंग एक क्या सोचता है कि जो लेफ्ट थिंकर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि पूरी की पूरी जो है पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है, केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। हुँ, अरे भाई, अगर मैं पूंजीपति हूँ, अगर मैं अंबानी हूँ, तो मैं कंप्यूटर पे बैठ के या फिर जो नट बोल्ट कस रहा हूँ वो मैं तो नहीं कस रहा हूँ ना भाई। हुँ, मेरे को जब जॉब जनरेट की है, इतने ऑफिसेस खोले हैं अगर, तो उन ऑफिसेस में काम करने के लिए एक जो है गार्ड लगेगा, कोई सिपाही लगाया जाएगा पुलिस वाले का बिल्डिंग कि हाँ भाई चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी हुँ, कंपनी है, इसको सिक्योरिटी देनी है, बाहर बैठेगा, हुँ, राइट? तो ये जॉब्स कहाँ से आ रही हैं? जब हम थॉट लेकर आते हैं कैपिटलिस्ट, तभी तो वो आ रही हैं। सो इसलिए दोनों ही हिस्सों में सोसाइटी का एक हिस्सा वो जो कि कैपिटलिस्ट है जिसके पास पैसे हैं, और सोसाइटी का वो हिस्सा जिसके पास पैसे नहीं हैं। इन दोनों के बीच में आपस में किसी तरह का बैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी कंपनी का क्या होगा अगर मैं बड़ी-सी कंपनी खोले बैठा हूँ और गरीब आदमी जो मेरे यहाँ काम कर रहा था, वो स्ट्राइक कर दे, बंद हो जाएगा, हुँ, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। हुँ, सो वी बोथ, और अगर मैं किसी को नौकरी से निकाल देता हूँ अपनी कंपनी से, तो उसके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकती है ऐसी स्थिति आ जाए, हो सकता है कोई दूसरा काम ना मिले। तो क्या होगा? तो हम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वही जो शुरू में मैंने बताया था कि यू आर ऑलवेज़ कनेक्टेड टू सोसाइटी, उस तरीके से सोचना चाहिए। तो इंडिया का जो अप्रोच रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, दैट इज़ सेंट्रिस्ट अप्रोच, हुँ, कि आप जो है हमेशा अपने बारे में नहीं सोचो, दोनों चीज़ों को एम्पावर करो। एक गरीब को एम्पावर करो सो दैट वो ऊपर आए, और एक अमीर को भी एम्पावरमेंट इतनी दो कि उसको जो है आगे बढ़ने में हेल्प मिले, ताकि दोनों एक जगह आकर के मिलें। राइट? सो ये सेंट्रिस्ट अप्रोच होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट अप्रोच, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ये दोनों अप्रोचेस क्या होती हैं, कई बार ये जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, यही अप्रोच बढ़िया है, हमारी थिंकिंग, हमारी विचारधारा, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो लेफ्टिस्ट है वो भी यही सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है कि हम पूरी सोसाइटी को बराबर बांट दें, इक्वली बांट दें, विद रिस्पेक्टिव कि कौन कितना कैपेबल है। या अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है? और अगर आप केवल और केवल राइट विंग के बारे में सोचते हैं, केवल अमीर के बारे में सोचते हैं, अमीर कोई भी पॉलिसी बना रहा है, वो गरीबों का शोषण कर रहा है, अपने यहाँ काम करने वाले को सही से सैलरी नहीं दे रहा है, राइट? या उनकी सैलरीज़ को काटने के नए-नए तरीके निकाल रहा है। जैसे मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, बट हाँ, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ भी बहुत सी कंपनीज़ बनाती हैं, जिससे कि वो जो एम्प्लॉयी हैं, पढ़े-लिखे एम्प्लॉयी जो ब्लू कॉलर नहीं बल्कि व्हाइट कॉलर जो जॉब करते हैं, उनकी भी सैलरी को काटने के नए-नए तरीके निकालते हैं, राइट? मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया है, तो मतलब जिस तरह की कहानियाँ बताते हैं, आई बिलीव कि हाँ, वो ट्रू होंगी, हुँ, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस उनको होता है कि हाँ यार देखो, हमने ये किया, बट पॉलिसी कुछ ऐसी आई है कि हमारी जेब काटने के नए-नए तरीके निकाल रही है, राइट? हुँ, सो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, देन हम ये कह सकते हैं, और सरकार अगर इन चीज़ों पे लगाम नहीं लगाती है कि भई ठीक है, आप पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बनाएँगे जो कि किसी के अधिकारों को कम करे, राइट? देन वी नीड टू थिंक कि हाँ यार, ये थोड़ा-सा कम है। अभी हमें गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जो एम्पावरमेंट है वो दोनों तरफ से दोनों को खुश रखने वाली हो। एक तरफ से ऐसा ना हो कि हाँ, बड़ा आदमी है, इसने कंपनी खोली है, इसकी दोस्ती है, तो ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाता रहेगा और गवर्नमेंट कभी भी कहीं नहीं रोकेगी चीज़ों को, जो कि ऐसा हो नहीं रहा। चीज़ें इतनी क्लियर और कंसाइज़ हैं कि अगर आप एक बार कंप्लेन करो, आपके पास लॉ हैं, सब कुछ है, ठीक है? कि अगर आप एक बार कंप्लेन करते हो, एक बार अगर आप बात करते हो, देन अगर एक गरीब आदमी है, किसी कारखाने में काम कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं मिली, दिहाड़ी ₹200 थी और ₹150 ही देता है। अगर वो हुँ, कंप्लेन करता है, देन उसकी कंप्लेन पे कार्रवाई होती है आज। हुँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली चीज़ें आ चुकी हैं आज, तो जो आपके पास पैसा आता था, वो अब डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है। सो हर जगह पे चीज़ें होती हैं, बट हाँ, क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों को एम्पावर करने के लिए, सही करने के लिए कुछ कर रही है? राइट? तो ये चीज़ें अगर कर रही है गवर्नमेंट, और ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, देन इट्स ओके, बट लेफ्ट, राइट और जो आपका सेंटर विंग है, उसमें आप खुद समझ सकते हो कि कौन-सी विंग जो है सही होगी, किस विचारधारा के साथ चलना सही होगा। इनफैक्ट होता ये है कि कभी लेफ्ट के हिसाब से चीज़ें सही लगती हैं,
कभी राइट के हिसाब से चीज़ें सही लगती हैं और आज के डेट में इंडिया में सेंटर के हिसाब से लगती हैं। जैसे जिस समय कार्ल मार्क्स था, उस समय कुछ इस तरह का माहौल ही था, दास प्रथा थी, लोगों को ज़बरदस्ती खींच के ले जाते थे। तो उस केस में एक ऐसे विरोध की कि पीछे हटा दे सामने वालों को कि हमें हमारा हक दो, हम किसी के नौकर नहीं हैं, वो हुँ, ज़रूरी था। उस समय के हिसाब से कार्ल मार्क्स भी ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि वो हुँ, कोई ऐसा आदमी था जो कुछ ऐसा लिख के चला गया जो कि आज हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लमैटिक बना रहा है या हमारे इंडिया में कार्ल मार्क्स के जितने भी लोग हैं वो फिर वो यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के भारत के टुकड़े होने तक की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने गलत किया था। हुँ, गाड़ी आपकी सही है, ड्राइवर अगर उसके गलत है तो आप गाड़ी को खराब नहीं बोल सकते। तो हुँ, बात ये है कि कार्ल मार्क्स अपने समय के हिसाब से सही बात बोल करके गया, उस हुँ, समय के हिसाब से क्योंकि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस था भी। बट हुँ, द थिंग इज़ वो चीज़ निकल गई तो आज वो ढपली पीटते रहना ज़बरदस्ती कि नहीं सबसे लेना और सबको बराबर देना। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे से चीज़ें छीन ली जाएँ, ठीक है? और बराबर बाँटने के चक्कर में दे दी जाएँ तो मेरे पास क्या एंथुसियाज़्म रह जाएगा अपनी आगे की चीज़ों को सोचने के लिए या कुछ भी इनोवेटिव करने के लिए नहीं रह जाएगा, हुँ, राइट? तो यही सब जो चीज़ें सोचने लगे हैं आज की जनरेशन के लोग, यही कहा जाता है पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। आप सोच के देखो कि हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे, हमारे पीछे जो जनरेशन गई है, बहुत कम लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों पे बात करते थे। दे ओनली टॉक अबाउट पीपल। मेरा ये नेता है, उसने ये किया, देखो उसने वो कर दिया, अब इस बार वो जीतेगा, इस बार उसने ये पंगा कर दिया है, इस बार उसने ये जो है छल-कपट किया है, तो ये बना लेगा गवर्नमेंट, उसने दल बदल लिया, ये बातें होती थी। बट नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ लेफ्ट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, हाउ वी आर कनेक्टेड। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल एक्टिविज़्म और जो शुरू हुआ है अराउंड 2011-12 के आसपास जो कि अन्ना का आंदोलन था ना, उस समय हुँ, के आसपास इट वाज़ नॉट ओनली अन्नाज़ आंदोलन। पब्लिक पूरी तरीके से अपनी चर्निंग कर रही थी, अपनी थॉट्स को चर्न कर रही थी। वो देख रही थी कि वेदर इट्स अन्ना, वेदर इट्स मोदी, वेदर इट्स कांग्रेस कौन है? वो चर्निंग करते-करते उन्होंने अपने आप को डिसाइड किया कि हमें क्या करना है। तभी इतना बड़ा चेंज भारत में आया कि सरकार बदली और ऐसी बदली कि वो अभी तक फुल मेजॉरिटी में है, हुँ, राइट? वो लोगों के पॉलिटिकल एक्टिविज़्म का नतीजा है क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया को जब लोगों ने एज़ अ यूनिट देखा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, तब उन्होंने देखा कि हमें क्या करना है। ये उनकी थिंकिंग थी। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा किसको वोट देना है, मैं सजेस्ट कर ही नहीं रहा अभी। पूरा का पूरा जो इंडिया है, कैसे जुड़ा हुआ है मेरे थॉट से जब नारे लगते हैं किसी यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मेरा खून अगर खौलता है, पहले फ़र्क नहीं पड़ता था। हुँ, अब अगर मेरा खून खौलता है तो इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। हुँ, आप जा चुके हो, आपको गुस्सा आता है कि यार कैसे कोई नारे लगा सकता है। जब कोई कहता है कि हाँ, ये झूठ था, डॉक्टर्ड थी वीडियो, तब हुँ, भी मुझे गुस्सा आता है कि बताओ यार इस तरीके से कैसे किया जा सकता है? एक पार्टी सत्ता में रहने के लिए वीडियो डॉक्टर कर देती है, उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा देती है। हुँ, देन ये दोनों थिंकिंग्स मेरे साथ चलती हैं। फिर मुझे एक लेफ्टिस्ट मिलता है, जो जेएनयू से वास्ता रखता है। वो हुँ, मुझे खुलेआम कहता है कि भाई विकास, देश के तो अलग-अलग टुकड़े कर ही देने चाहिए सो दैट लोगों को हर किसी को उसकी एस्पिरेशंस के हिसाब से चीज़ें मिल जाएँ। मैंने आँखें फाड़ कर उसको देखा, तब मैं समझ गया कि देयर इज़ नो वीडियो व्हिच इज़ डॉक्टर्ड। हुँ, दिस इज़ अ साइकोलॉजी जो वहाँ चल रही है, राइट? तो ये चर्निंग थी, मैं क्यों जानना चाह रहा था? क्योंकि पहले मैं नहीं सोचता था, कोई वोट डाल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हुँ, 18-19 साल के थे तब कोई सोचता भी नहीं था। छुट्टी का दिन होता था इलेक्शन का दिन, पिक्चर हाँ। देखने जाते थे, राइट? अब क्या है कि हम पिक्चर देखने नहीं जाते। हुँ, हम चाहते हैं कि हमारा वोट इम्पैक्ट डाले उस कॉज़ हुँ, को। सबसे बड़ा कॉज़ कहते हैं दैट इज़ डेमोक्रेसी। भारत की हुँ, भारत का जो संविधान है, उसने जो डेमोक्रेसी डिफाइन की है, जो हम सबको बाँधे हुए है, जो हम सबको सेफ रखे हुए है, राइट? वो चीज़ कैसे बचाई जाए, कौन उसे बचा सकता है, राइट? कौन उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कर सकता है? हुँ, कौन है ऐसा जो डेमोक्रेसी बचाने के नाम पे केवल अपीज़मेंट नहीं कर रहा, वो दोनों तरफ की बात कर रहा है, सबको एम्पावर कर रहा है। सो ये हुँ, चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविज़्म आई होप यू माइट हैव गॉट कि कुछ नया टर्म ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। आप जब हुँ, अवेयर हो गए हो कि पॉलिटी भी एक चीज़ है, आपको समझना चाहिए, देन यू आर पॉलिटिकली एक्टिव। और हुँ, लेफ्ट, राइट, सेंटर में जो आपको थिंकिंग है, वो समय के हिसाब से बदलती है। कोई बल्ब के स्विच नहीं है कि आपने जलाया और वो जल जाएगा। दीज़ हुँ, आर ऑल समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। आपको समय से उतना ही लेना चाहिए किसी समय की कहानी से, जितना वो आज के समय में आपको एम्पावर कर सके। ठीक है। हुँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे वोट करने का और कैसे हुँ, आपकी लाइफ़ बदल रही है, आने वाले जनरेशन की लाइफ़ कैसे बेटर होगी, इसी में आप अवेयर नहीं होंगे तो आप मतलब कैसे आप आपने ऐसा बोला कि आप फिर क्वेश्चन करने लायक भी नहीं हो कि ये मेरे को ये नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रही है, ट्रेन अच्छे से मेरे को एक डेस्टिनेशन टू दूसरे डेस्टिनेशन नहीं पहुँचा पा रही है, फास्टेस्ट नहीं है, दूसरे कंट्री जाने का आपका मन करता है, आप अपनी कंट्री की बुराई करते हो एंड ऑल, तो आप मतलब
मतलब कुछ नहीं कर रहे हो आप, आपको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हम्म, कहाँ पे काम हो रहा है और किसको मेरे को वोट करना चाहिए। आपका वोट, हर एक वोट मैटर करता है। आप बहुत अच्छे हम्म, से एक्सप्लेन किया, थैंक यू विकास जी उसके लिए। थैंक यू। और तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो नॉट ओनली हमें लोकली आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी स्टेट में क्या हो रहा है, इसके अलावा भी आपको फॉरेन में क्या हो रहा है ये भी जानना चाहिए। एंड आई टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, है ना। तो जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो आई लिव इन यूएस, है ना। तो वहाँ मैं पहले जब मैं 2018 में जब आई थी यहाँ पे, तो मेरे को बस यही सुनने को मिलता था कि आपका देश बीपीओ हैंडल करता है और सर्विसेज हैंडल करता है। हम हैं जो कि कंपनी खड़ी करते हैं। लेकिन हम्म, आज आज वो टाइम है जहाँ पे बोला जाता है कि 4 ही सुपर पावर कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया, चाइना, हम्म, रशिया, यूएस। तो हम्म, अब इंडिया का नाम आता है एंड वी कैन प्राउडली से दैट वी आर इंडियन। हम्म, तो हम्म, आपका इस पे क्या कहना है कि मतलब नॉट ओनली लोकल हम्म, एरियाज, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन फॉरेन में क्या हो रहा है। सी जो आपने बोला कि हाँ हमें प्राउड फील होता है इंडिया को लेकर के। सो प्राउड फील होने का तो रीजन भी है क्योंकि पहले हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे। अगर आपको याद हो 2013 में हमारी इकोनॉमी को कहा जाता था वी आर फ्रेजाइल 5। फ्रेजाइल मीन्स बहुत आसानी से जो टूट सकती है, हम्म। ऐसी इकोनॉमी जो बिखरने ही वाली है। उन टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में से हम थे और अब हम टॉप 5 इकोनॉमीज में से हैं पूरी दुनिया के। सो फर्क तो आया है, राइट। तो उसके बाद अगर कोई आदमी ये कहता है कि इंडिया जब से 2014 के बाद जब से ये गवर्नमेंट आई है हम नीचे ही गिरे हैं, नीचे ही गिरे हैं, तो ये एक ब्लैटेंट लाई है, ये एक सीधा साधा झूठ है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मिल भी जाते हैं कि इंडिया तो बर्बाद हो गया है जब से ये गवर्नमेंट आई है, 2014 से ही बर्बाद हुए पड़े हैं। असल में बर्बाद केवल वो हुए, राइट। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स माई थॉट एंड इट्स माई ऑब्जर्वेशन कि ऐसा नहीं हुआ है। मुझे फैक्ट पता है कि इट वॉज फ्रेजाइल 5, मुझे पता है कि नाउ इट्स टॉप 5, राइट। तो अगर ये टॉप 5 आ गया है फ्रेजाइल 5 से, तो ऑब्वियसली आपने डेवलपमेंट किया होगा ना, तभी तो आप वो हो। और ये प्राउड करने की बात तो है, बट एट द सेम टाइम इससे भी बड़ी प्राउड करने की बात ये है कि अब आप इतने एम्पावर्ड हो कि यू कैन हेल्प द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को संतुलित कर सकते हो, शांति ला सकते हो, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अपने घर में भी शांति रहेगी। आज इंडिया कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन पूरी दुनिया में अगर जैसा थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट, जैसे ही पुतिन जी ने कहा कि वी आर ऑलमोस्ट 1 इंच अवे, केवल एक हम्म। कदम दूर हैं वर्ल्ड वॉर से। ये अभी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, हम केवल थर्ड वर्ल्ड वॉर से एक कदम दूर हैं। आप सोच के देखो कि इंडिया ने कितनी भी तरक्की कर ली, अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, चीजें बदल जाती हैं, तो सोचिए हमारे लिए भी जो सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगी वो किस तरीके से हमारी लाइफ को प्रभावित करने लगेगी। तो अगर आज आप एम्पावर हो गए हो तो यू शुड हेल्प अदर्स। तो हम इस लायक बन चुके हैं। और मोदी जी को आपने देखा होगा कि वो लगातार इधर से उधर ट्रेवल करते रहना, कभी किसी देश की हेल्प करना, कभी किसी देश की हेल्प करना, ये क्या है? या लोगों के बीच में मध्यस्थता करना, मेडिएटर होके जाना, ये सब क्या है? ये इसीलिए है, इसीलिए वी शुड बी प्राउड ऑफ मोर ऑन दीज थिंग्स कि नाउ एज एन इंडियन वी कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्प ब्रिंग द पीस इन द वर्ल्ड, रेदर देन कि हम कैसे देखे जाते हैं अब दुनिया में। हम अमीर हो गए, जैसे हमारी नॉर्मल थिंकिंग होती है ना कि हमें लोग जानने लगे। या उससे बड़ी चीज ये है, हमें खुशी इसी बात में होती है कि लोग हमें जानने जानने लगे। लगे। लोग मुझे देखकर कहने लगे देखो वो जा रहा है। कभी अच्छा लगता है, जैसे मैं कहीं से निकलता हूँ और उधर से कोई कहता है अरे वो जा रहा है, राइट। तो आई फील प्राउड, अब अच्छा लगता है। बट द थिंग इज कि वो मुझसे ये नहीं कह रहा कि देखो वो जा रहा है, वो मुझसे ये कह रहा है यार भाई तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। वो ये कह रहा है, उसका ये कहना कि देखो वो जा रहा है, वाह। इसके बारे में सुना, ये नहीं है उसका कहने का मतलब। ये नहीं है उसके कहने का मतलब, ये है कि भाई तुमसे बड़ी उम्मीदें, उम्मीद है। राइट। तो वही चीज है, तो वी शुड बी प्राउड कि अब लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, इंडिया से उम्मीदें हैं लोगों को। सो दैट इज द थिंग जो कि हमें सोचनी चाहिए, रेदर देन कि हम ये सोचें कि हाँ यार अब हम बहुत बड़े हो गए। बड़ा होना एक अलग चीज है, बड़ा बनना पहले जरूरी था। मैंने वही बोला ना कि पहले आप एम्पावर होगे तब आप दूसरों को एम्पावर करोगे। उसमें भी आप बैठते हो हवाई जहाज में, तो उसमें भी यही होता है ना कि हाँ पहले आप अपनी ऑक्सीजन की मास्क लगाना, उसके बाद उसके दूसरों की बाद हेल्प दूसरे करना। की हेल्प करना। ऐसे तो पहले आपको अपने आप को एम्पावर करना है कि आप उतना एम्पावर कर सको ताकि आप दूसरों को एम्पावरमेंट दे सको, राइट। तो ये चीज आपको समझनी मतलब लोगों को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम एम्पावर्ड हुए हैं और किस तरीके से आज डेट में हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो आई वुड सजेस्ट वन गुड बुक बाय अवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। उन्होंने लिखी है द भारत वाई मैटर्स। भारत मैटर्स। वो हर एक इंडियन को, चाहे दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, ही शुड रीड इट एंड ही शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो आपको इम्पैक्ट करती है।
आपके पास जो चीज़ें पहुँच रही हैं, उसकी शिकायत करने से पहले आप ये समझ सको कि वो चीज़ें आपके पास महँगी सस्ती क्यों आ रही हैं, राइट? पेट्रोल और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बाहर से आती है, हमारे यहाँ नहीं पैदा होती, या जो भी सप्लाई चेन में चीज़ें हम तक पहुँचती हैं, जो बाहर से आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, बाहरी दुनिया का, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये समझोगे कि फॉरेन पॉलिसीज़ किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, और फॉरेन यानी हमारे देश से बाहर जो देश है दुनिया का, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अब जैसे अगर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश ना होता, चाइना जैसा अग्रेसिव कंट्री ना होता, तो ऑब्वियसली जो खर्चा आज हम उस पे कर रहे हैं वॉर हेड्स बनाने में, राइट? हम्म हमारे पास हथियार इकट्ठे करना हमारी मजबूरी है भाई। पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा हुआ है जो ये सोच के बैठा है कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा, हम्म हम उस पे कब्जा करेंगे। इस तरह की थिंकिंग के साथ बैठा है, और उसको ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ भविष्यवाणी सच होगी कि एक दिन सब इनका होगा, हमें लूट लेंगे, हमें खा जाएँगे। क्यों खा जाओगे भाई? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? लेकिन हम्म हाँ, वो ये सोचते हैं क्यों? क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये, और उस वजह से क्या है कि अब इस वजह से हमें भी हथियार इकट्ठे करने पड़ते हैं। आप सोचो कि अगर भारत की सीमाओं पे जो देश होते हैं, उनसे अगर हमारी दोस्ती होती, तो क्या इतना खर्चा हमें सेनाओं को डिप्लॉय करने में करना होता? जैसे रूस और बेलारूस को आप देखो, तो बेलारूस का जो लुकाशेंको है, वो पुतिन का बहुत अच्छा यार है, बहुत अच्छा दोस्त है, और दोनों की सीमाएँ सटती हैं। हम्म इनफैक्ट लुकाशेंको ने तो ये कह दिया था कि अगर आपको यूक्रेन पे मिसाइल-विसाइल लॉन्च करनी है ना, तो अपनी टेरिटरी से निकल के हमारी टेरिटरी से भी कर सकते हो, ये दोस्ती, राइट? हम्म आप सोचो कि वहाँ पर कितना वो सेफ है, उसका माइंड सेफ है कि मुझे मेरे पड़ोसी देश के आस-पास बॉर्डर नहीं लगानी, बल्कि बॉर्डर खोल सकता हूँ। जैसे नेपाल के हम्म साथ हमारे रिश्ते ऐसे थे कि बॉर्डर खोल दिए, हम हम्म बिना वीज़ा के चले जाते हैं, हम्म पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, चले जाओ। हमारी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती थी, हम्म अभी आज भी होती है, राइट? आज भी होती सो है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें सुरक्षित कर रही हैं ना। लेकिन अगर यही नेपाल भी अग्रेसिव हो जाए, तो हमें वहाँ भी सीमा पे लगानी पड़ेंगी। तो जो पैसा देश की जनता के लिए खर्च हो सकता है, वो सारा का सारा पैसा आपका किस पे खर्च हो रहा है? उन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, वॉर हेड्स बनाने पे। तो ये सारी चीज़ें सोचना कि कैसे एक ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको चारों तरफ से सुरक्षित कर दे। और जो दुश्मनी है उसको दोस्ती में बदलने के लिए कितनी कोशिश कर सकती है, राइट? ये सारी चीज़ें कौन-सी गवर्नमेंट कर सकती है, कौन-सा आदमी कर सकता है? जो ऑब्वियसली आज की गवर्नमेंट में हमें दिखता है कि भाई हमने बहुत कोशिश कर ली, तुम ही छुरा भोंकते हो। ये हम्म हमारा इतिहास रहा है कि हम हम्म कहते हैं, जैसे आप इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें भी हिंदी, चीनी भाई-भाई। हमने हम्म ये नारा दिया और उधर से पता चला भाई ने मार दिया हमें, ठीक है? 92 में। हम्म यहाँ पे हम लाहौर बस लेके जाते हैं और हाँ पता चलता है कि आप जो है कारगिल कर देते हो। तो हमारी हिस्ट्री भी हमें यकीन करने पे मतलब भरोसे लायक है ही नहीं कि हम इस चीज़ पे भरोसा करें। तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था जिससे कि हमारी सीमाएँ सुरक्षित हो सकें, और हम्म उसके बाद अंदर का डेवलपमेंट को हम प्लान कर सकें। सो प्लानिंग इज़ बेस्ट थिंग, ठीक है? वही चीज़ में मैटर करती है, प्लानिंग मैटर्स, राइट? आज की डेट में अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी कर दिए, तो आप उसकी चिंता मत करो। अगर वो फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है, अगर आज का ये खर्चा, एवरीथिंग शुड बी इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, देन इट्स अ गुड थिंग। चाहे कितना ही बड़ा खर्चा हो रहा हो, अगर वो एक रीजनेबल लिमिट में है, थोड़ा ऊपर जा भी रहा है, देन हम्म इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने चारों तरफ से सीमाएं सुरक्षित कर दी, कश्मीर को सुरक्षित कर दिया, अब कश्मीर में हर रोज आतंकवाद था, अब वहां पे जो सऊदी अरब की कंपनी है एमआर ग्रुप, वो वहां पे मॉल बना रही है, वहां के हम्म लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो जो ये चीजें कर सके, फॉरेन पॉलिसीज, आपके पड़ोसी देशों के साथ आपके रिलेशंस को जो समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट सरकार बना सकती है, हम्म काम कर सकती है, उसके बाद डेवलपमेंट कर सकती है, हर किसी को एम्पावर कर सकती है, तो ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसने अच्छा काम किया है। बाकी आपकी चॉइस है कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, आप क्या सोचते हैं, उसके हम्म बाद आप चूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, वोट ज़रूर डालिए, ठीक वो है? आप चूज़ किसी को भी कीजिए, चूज़ करना आपकी अपनी बात है कि ठीक है, आप हो सकता है कि आप कन्हैया कुमार को ही वोट डाल दें, ठीक है? हो सकता है कि आप जो है कोई डाल दें जो कि अभी आप नए-नए कोई भी चुनाव जिन्होंने नहीं लड़ा है, कभी कहीं कोई काम नहीं दिखा उनका, उनको भी हो हम्म सकता है आप डालने का आपका मन करे, राइट? लेकिन किसी को भी चुनिए, लेकिन आप चुनिए ज़रूर, ये नहीं चीज़ नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी को लेके वो किताब अगर पढ़े लोग, देन आई थिंक कि वो सारी चीज़ें क्लियर कर देगी, और फॉरेन पॉलिसीज़ हमें इम्पैक्ट करती हैं, दैट इज़ यू नो हम्म विदाउट एनी सेकंड थॉट, हाँ ये तो है। हुँ, नहीं वो है। और बहुत सारे काम हुए जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो उसमें सुलह करवाना, उसमें इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आई रिमेंबर जब 2019 में जब मोदी जी यूएस आए थे, एनआरजी स्टेडियम, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द उनका स्पीच सुनने का। तो वहाँ हुँ, पे हुँ, भी हुँ, मतलब 50,000 प्लस लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट थी, और वो फुल हुँ, था, मतलब पूरा एकदम हुँ, फुल था, पूरे लोग चिल्ला रहे थे एकदम इंडिया इंडिया। तो वो हुँ, भी काफ़ी सरेल एक्सपीरियंस रहा। तो फॉरेन में अब लोगों की इमेज, इंडियंस की स्पेशली इमेज काफ़ी अच्छी हो रही है।
और हम्म, मतलब पहले ना ये होता था कि इंडिया कोई ट्रैवल करना पसंद नहीं करता था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो आज मेरे काफ़ी हम्म, फ्रेंड्स हैं, जापानीज़, वियतनामीज़ एंड इसराइलीज़। तो वो लोग हम्म, भी बोलते हैं कि आई रियली वांट टू गो टू इंडिया एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। और हम्म, ब्यूटीफुल प्लेसेस पे अगर मैं बोलूँ तो टूरिज़्म भी कितना अच्छा हुआ है। जैसे कश्मीर में अभी G20 हुआ तो कितने लोग वहाँ पे बहुत बाहर से लोग ट्रैवल करे। और ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी थी कि आप कश्मीर में कश्मीर कितना सुंदर है, लेकिन ओनली बिकॉज हम्म, पीपल बीइंग इंडियन बहुत लोग स्केर्ड फील करते हैं कि यार वहाँ पे कब आतंकवाद अटैक हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे हम्म, इतनी सिक्योरिटी और इतना एम्प्लॉयमेंट हर चीज़ अब जनरेट हो रहा है। तो G20 किया तो वहाँ पे बहुत कंट्रीज़ के लोग हम्म, पहुँचे। तो वहाँ पे लोगों को पता चला कि हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इज़, कश्मीर यस, श्रीनगर एंड और कितना सुंदर है। प्लस वहाँ पे मतलब एक इस पे बहुत चर्चा कर रहे थे कि 1000 करोड़ खर्चा किए। तो बोल रहे थे कि अरे क्यों इतना खर्चा किया। तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक बंदे, मैंने पढ़ा या कहीं पे सुना था कि अगर मैं आपके घर आती हूँ, अगर मैं विकास जी आपके घर आऊँगी तो आप ऑब्वियस है कि अपना घर थोड़ा साफ कर लेंगे, थोड़े अच्छे हम्म, अच्छा खाना बनाएंगे। जो आप नॉर्मल खाते हो हम्म, उससे थोड़ा सा अच्छा बनाओगे कि थोड़ा सा अलग होगा। कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए मैं अच्छा खाना बना दूँ। तो ऑब्वियस है खर्चा हम्म, करोगे, है ना। कि मतलब हम्म, मेरे घर अतिथि आ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से ग्रीट करूं और अच्छे से हम्म, विदा करूं। यही हमारा हम्म, देश का एंशियन मतलब बहुत पुराने से आ रहा है कि अतिथि देवो कल्चर भव। है। तो उसको फॉलो करके आप एक मैसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो ना पूरे लोगों को। तो काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा इमेज किया है। तो इस पे आप क्या बोलोगे, मतलब कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी? नहीं, अब एक्सपीरियंस तो मैंने शुरू में ही बताया कि अब जो चीज़ें आप पहले सुना करते थे कि कोई भी अनजान वस्तु बम हो सकती है, वो नहीं है। वो नहीं है। आज की डेट में नहीं होता ऐसा। हुँ, तो थोड़ा कम हो मतलब कम क्या, हमने तो देखा ही नहीं कोई हमला जब 2014 के बाद से। हुँ, कोई जो प्लान्ड अटैक हो, हाँ, छोटे-मोटे कहीं कोई करके भाग गया हो, उससे पहले वो पकड़ा जाता है। कई बार लोग ऐसे पकड़े गए कि जो कि करने वाले थे बड़ा कांड बट पकड़े गए। दिल्ली में ही अभी आपने देखा होगा अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, तो एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ मिली थी। ओह! और पता नहीं चल रहा था और वो भी उस एरिया में मिली जो बहुत ही पॉश एरिया है जहाँ इन लोगों के रहने की जगह है बड़े-बड़े मंत्रियों के, ओह! राइट? सो ये सारी चीज़ें हुई बट इतनी एक्टिव है पुलिस कि वो पकड़ लेती है। इतना सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है कि वो तुरंत पकड़ लेता है कि हाँ यार, ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। हुँ, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और साथ में अगर आप देखो अभी अयोध्या को लेकर के लोग ये देखते हैं कि हाँ, ये एक पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन का टूल था बट आप ये देखो कि पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन से ज़्यादा अगर आप देखो तो अयोध्या में जो चीज़ें अब बन गई हैं, उसके आस-पास मंदिर के आस-पास जो फूलों की दुकानें हैं, हुँ, जो हुँ। रेस्टोरेंट वाले हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉयमेंट हिंदूज़ बढ़ हैं। गया है। हुँ, उसमें केवल हिंदूज़ नहीं है, उसमें हर धर्म का आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है। इनफैक्ट आपने हाँ। देखा होगा कि राम मंदिर में जो है बहुत से मुस्लिम्स आए, उन्होंने भी जो कि बहुत बड़ी एक राइवलरी है, हिंदू-मुस्लिम को हमेशा समझा जाता है कि एक-दूसरे के दुश्मन है। बट द थिंग इज़ कि उसी राम मंदिर में हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी आए। हुँ, बहुत से हिंदू होते हैं जो कि दरगाहों पे भी जाते थे, ठीक है? हुँ। अभी भी जाते हैं, अभी भी राइट? जाते हैं तो या ये क्या है? ये भारत के भाईचारे का ही तो प्रतीक है, राइट? हुँ, तो जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे, वो हुँ, चीज़ें चलती रहें। ये चीज़ें बनाए रखने के लिए हो सकता है कि एक ऐसा चेंज ये गवर्नमेंट कर रही है जिसको कि हर कोई आसानी से पचा नहीं पा रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसके आस-पास जो दुकानें बनी, उसमें कोई हर व्यक्ति पांडे, तिवारी नहीं है। उसमें हुँ, बहुत से लोग हैं जो हुँ, मुस्लिम भी होंगे, बहुत से हुँ, लोग होंगे जो ईसाई भी होंगे, कुछ हुँ, बेच रहे होंगे, कुछ हुँ। खरीद रहे होंगे। मैं कई बार अभी होली के रंग खरीदने जाता हूँ यहाँ पे 12/22 आपने नाम सुना होगा नोएडा में, हाँ। राइट? वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ एंड दे आर नॉट हिंदूज़, दे आर मुस्लिम्स। मैं हुँ। कहता हूँ कि हाँ, ठीक है, ये भी बेच रहे हैं, राइट? तो वो बेच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो एम्प्लॉयमेंट कमा ही जनरेट तो हो रहा रहे है। हैं। हुँ, एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट हो रहा है, राइट? हुँ, सो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक को ये कह सकते हो कि हाँ, ये ध्रुवीकरण किया गया। आप ये देखो कि सोसाइटी कितनी एम्पावर हुई, राइट? हुँ, वो एक अलग मुद्दा है कि हाँ, राम मंदिर कैसे बना, क्या बना, किसका क्या हक था, वो गवर्नमेंट ने और आपकी कोर्ट ने क्लियरली साफ कर दिया। ठीक हुँ, है? सारे सबूतों के बाद ही वो फैसले लिए गए थे। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुद्दा बना करके उठाना, एनिमिटी क्रिएट करना, बेटर ये है कि आगे देखना।
ये देखना कि इससे कितना बेटर हुआ सोसाइटी का ताना-बाना, ये हुँ, देखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ऐसी हो चुकी है कि उसमें लोग ये सोचते हैं किसी तरीके से सामने वाले का अपोज़ करो, अगर मैं अपोज़िशन में हूँ तभी ये पॉलिटिक्स है, अदरवाइज़ पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही है, राइट? हुँ, सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में हम और आप ही सोच पाएँगे। जो नेता है उसकी अपनी एस्पिरेशंस है, उसे गद्दी चाहिए तो वो अपने हिसाब से पोलराइज़ करेगा, वो बुराई करेगा कि हाँ भाई ये मंदिर बना करके ध्रुवीकरण कर दिया। आप जाकर के देखो उसमें कितने आस-पास लोग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। उसके अलावा कश्मीर में आप देखो, हुँ, मैंने बताया कि एमआर ग्रुप है सऊदी अरेबिया का, वो आकर के मॉल बना रहा है। उसमें हुँ, कौन नौकरी करेगा? उसमें मोदी जी नौकरी करेंगे क्या? उसमें क्या जो है अमित शाह नौकरी करेंगे क्या? उसमें हुँ, एक आम आदमी जा कर के कश्मीर का वो बंदा जिसको जब कोई रास्ता नहीं मिलता था तो उसे लोग भड़काने वाले आ जाते थे। हुँ, उसे बताने वाले आ जाते थे। यार इतने महँगे-महँगे हथियार जो पता नहीं कितने कीमत के आते हैं। आप एक गरीब आदमी को, एक वंचित आदमी को जिसके पास कुछ नहीं है खाने को, जो हुँ, परेशान है, आप उसे अगर आप 10,000 रुपए भी दे दो ना, तो वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा। आप दे के भूल जाओ, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया कि उसे 10,000 रुपए देने के बजाय 5,000 रुपए दे कर के उसकी छोटा-सा पान का खोखा खुलवाने के बजाय या उसकी चाय की दुकान खुलवाने के बजाय आपने क्या किया? आपने उसको हथियार दे दिया। हुँ, आपने उसको इतना महँगा हथियार दे दिया। तुम्हें क्या हक बनता है जिसकी ज़िंदगी में तुम 2 मिनट के लिए भी इतना नहीं सोच सकते कि जिसकी ज़िंदगी में खाना कैसे आए, ये तुमने सोचने के बजाय ये सोच लिया कि तुम इसके हाथ में हथियार कैसे पकड़ाओ। तुमसे बड़ा अपराधी सोसाइटी का कौन है? समाज का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वही आदमी तो है ना जो किसी आदमी के हाथ में रोटी थमाने के बजाय उसके हाथ में बंदूक थमाए और हुँ, उसको ये बताए कि तुम्हारा हक किसी और ने छीना है, तुम इसीलिए इतनी बुरी हालत में। अरे भाई वो इतनी बुरी हालत में था, तो उसे रोटी खिलाता ना, उसे एम्पावर करता ना। उसे एम्पावर करता तो वो खुद तेरा साथ देता और खुद तुझे समझ में आता कि हथियारों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है भाई। तुम बातें करते हो कि हाँ, हम इनका हक दिला रहे हैं, लेकिन हथियार देते ही तुम ये क्लियर कर देते हो कि कोई हक दिलाने की बात नहीं है, उसको भी मर जाने दोगे तुम एक दिन, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक कसाब आया था, कितनी हुँ, पॉलिटिक्स थी, वो तो लटक गया, बट हुँ, किसने उसको भड़काया था, किसने उसके दिमाग में क्या भरा था, वी डोंट नो। एक ऐसा आदमी जिसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है, 50-60 साल की उम्र का होता है, तब वो ज़िंदगी की वास्तविकता को समझ पाता है। वो 22 साल की उम्र में क्या समझ गया? पता नहीं कितने साल का था, लेकिन यंग ही था वो। हाँ, तो वो क्या समझ गया उतनी छोटी सी उम्र में? क्या हुँ, जान गया वो? हुँ, मजबूरी ने उसको जो है हथियार पकड़ाए, राइट? तो मजबूरी हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये है कि उसने अपराध किया, उसका ब्रेन वॉश हुआ। राइट? तो उसकी अपराध की सज़ा उसको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और हर वो आदमी हम ऐसे करके नहीं छोड़ सकते किसी टेररिस्ट को कि हाँ यार, ये तो ब्रेन वॉश्ड होगा बेचारा, इसके पास रास्ता क्या था? नहीं, आपने अगर भस्मासुर खड़े किए हैं, तो सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि उस भस्मासुर को खत्म करेंगे, उन्हें सज़ा मिलेगी। जो हुँ, ये नैरेटिव था ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, ये रास्ता क्या बचा है? डज़न्ट मैटर आपके पास रास्ता क्या बचा है, कोई मतलब नहीं है आपके पास क्या रास्ता बचा था। आपकी अपनी अकल नहीं थी क्या, कि आप हुँ, इज़्ज़त से जी सकते थे? अगर ऐसी बात सोची जाए तो कश्मीर के जो पंडित हैं, कश्मीरी जो पंडित हैं, अगर देखा जाए तो उनको तो उनके घरों से बेघर कर दिया गया, आज तक वो कैंपों में रह या रहे हैं। क्या उन्हें भी हथियार उठा लेना चाहिए? क्या हुँ, मैं भी उनको हथियार दे दूँ? रेदर देन उसको ये कहने के कि एक सही सरकार चुनो, सो दैट समाज में पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन सके कि तुम्हें भी तुम्हारा हक मिल सके। मैं उसे ये समझाऊँ या ये कहूँ कि लो कश्मीरी पंडितों, ये लो हथियार, जिन्होंने तुम्हें मारा है तुम उन्हें मार कर आओ। क्या ये मेरी हुँ, ड्यूटी है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, जब देश में सिस्टम है तो। तो ये चीज़ों का फ़र्क हमें समझना पड़ेगा और यही फ़र्क समझाना, ये फ़र्क समझना अब पब्लिक को समझ में आने लगा है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो कि आपने जो पूछा कि किस तरीके से चेंज आया है, यही चेंज आया है। हुँ, हम एक-दूसरे को समझने लगे हैं, किससे हमें सावधान रहना है ये हम जानने लगे हैं। किसकी फ़िलॉसफ़ी, किसकी बातें कहाँ जा रही हैं हम ये जानने लगे हैं। जब एक सियार, जैसे एक बचपन में कहानी सुनी थी, एक सियार था, वो कोयल ऊपर बैठी थी और नीचे सियार बैठा था। हुँ, कोयल के मुँह में रोटी का टुकड़ा देखा सियार ने। उसने बोला, "कोयल बहन मैंने सुना तुम बड़ा अच्छा गाती हो।" ठीक है? अब कोयल क्या हो रही है कि भई ठीक है, बड़ा तारीफ़ कर रहा है, तो क सियार के दिमाग में रोटी थी। हाँ, कोयल की मीठी बोली से कोई लेना-देना नहीं था। उसने बोला, हाँ, बहन तुम बड़ा अच्छा गाती हो, बड़ी देर से चुप बैठी हो, मुझे भी एक बार गाना सुना दो।" अब कोयल कहा, "ठीक है, सुना ही देती हूँ।" सुनाया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, वो लेके भाग गया। तो आज की डेट में हम ये समझ पा रहे हैं कि कौन है वो सीआर इस सोसाइटी के, जो हुँ, हमसे बातें जो कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है हमसे हमारा हक छीनने का। हुँ, पीछे इंटेंशन कुछ और है। आज जो रोटी आप खा रहे हो, कल को वही रोटी तुम्हारे मुँह से छीनने का इंटेंशन इसकी बातों में है। ये हम जान पा रहे हैं। यही हुँ, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म है और यही जो एक्टिविज़्म है, यही सोसाइटी में एक ऐसी खिंचाव पैदा कर रहा है, एक तरीके का पुल क्रिएट कर रहा है कि आपस में एक-दूसरे को लोग खींच रहे हैं। बट ये खींचना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे समुद्र मंथन की कहानी थी ना कि हाँ, जब तक आप मथोगे नहीं तब तक ज़हर और अमृत दोनों
से वंचित रहोगे। वंचित रहोगे। आपको जहर भी देखना है कि क्या भरा हुआ है, आपको ये भी देखना है कि अमृत कहाँ है। तो वो हुँ, चर्निंग हमारी सोसाइटी की बहुत ज़रूरी है। इंडिया इज़ गोइंग इंटू अ गुड डायरेक्शन, ग्रेट डायरेक्शन, राइट? यप। सो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आई विल पर्सनली से कि हाँ भाई, मैं तो जाऊँगा और उसी गवर्नमेंट को वोट दूँगा जिसने इंडिया को डेवलप किया है और अभी तक वो इस देश को आगे सही रास्ते पर ले जा रही है, राइट? लेकिन हुँ। लोगों की अपनी चॉइस है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, तो फिर आपके हुँ, हुँ। इसी पे मतलब अब फाइनली आ जाते हैं, तो अब की बार आपके हिसाब से किसकी सरकार और क्या इस बार 400 पार? नहीं देखिए 400 पार जो भी है ठीक है, वो उस पे मैं नहीं जाऊँगा कि व्हाई ही इज़ सेइंग 400 पार बिकॉज़ हुँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? लेकिन हाँ, गवर्नमेंट बनने के पूरे चांसेस बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हुँ, जिस पार्टी ने काम करके दिखा दिया ऑब्वियसली जनता उसको पसंद कर रही है, हुँ। करेगी भी, ठीक है? लोग कह रहे हैं कि हाँ, इनको सबसे ज़्यादा चंदा मिला। अरे भाई तुम्हें चंदा क्यों देंगे जब तुम्हें पसंद ही नहीं करते? अ, सबसे ज़्यादा चंदा इन मतलब क्या फालतू का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा चंदा इनको मिला, अ, इससे करप्शन कैसे हो गया? भाई हाँ, मैं किसको का चंदा दूँगा? जिसको पसंद करता हूँ उसी को पसंद दूँगा, करता हूँ ऑब्वियस है। राइट? हुँ, सो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, बहुत ही क्लियर कट है कि अगर कोई बहुत बड़ी मेजर चेंज नहीं हुआ, हुँ, तो ऑब्वियसली बीजेपी इज़ गोइंग टू मेक अ गवर्नमेंट विद फुल मेजॉरिटी अगेन, ठीक हुँ, है? और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा तो मैं इतना ज़्यादा फोरकास्टिंग नहीं करूँगा इस पे, बट हाँ, स्टिल आई थिंक कि समवेयर बिटवीन 280 टू 320 सीट्स हुँ, अकेले बीजेपी ला सकती है। ओह! 280 से लेके 320 के बीच। उसके बाद ऊपर जो एनडीए में जितने भी बाकी के सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है वो मिल करके ये आगे पहुँच जाएँ। हुँ, 325 जैसे पिछली बार गए थे, तो हो सकता है इस बार 350, 340 तक आ जाएँ। हुँ, हाँ, इतना मेरा अंदाज़ा है, राइट? हुँ, 400 में भी मैं कहीं गलत सोच रहा हूँ या फिर हो सकता है कि वो कुछ और तरीका हो हुँ, हुँ, 400 कहने का, बट हाँ, मैं उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा हूँ कि हाँ, 400 क्यों कह रहे हैं। बट हुँ, द थिंग इज़ कि हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ, 400 भी आ सकती है एंड हू नोज़? मेबी हुँ, मैं तो केवल एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। अगेन वही हुँ, चीज़ है कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि इट मे बी 325 या 320 तक आएगी। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि बीजेपी अकेले 280 से 320 के बीच कहीं लाई करेगी। अच्छा। तो तो ये चीज़ आपका इस पे भी मतलब हमारी तरफ से बताना चाहेंगे लोगों को कि 2004 में भी लोग है ना वोट करने मतलब कॉन्फिडेंट में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हुँ, बीजेपी ही आने वाली है। तो बहुत लोग है ना हुँ, वोट करने भी नहीं गए थे कि बीजेपी हुँ, ही आने वाली हुँ, है। तो आपका इस पे हुँ। क्या कहना है कि बीजेपी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएगी कि इस बार भी नहीं, हम ही आने वाले ओवर हैं? ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, ठीक ओह! है? अच्छा। तो वो जो ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस वही। बीजेपी के सपोर्टर्स में है हुँ, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यू हैव हाँ। टू वोट। या। 2004 का समय अलग था, हुँ, 2024 का अलग है, आपको वोट करना ही है। आपके पास कोई मौका नहीं होगा अगर आपने एक बार एक सही गवर्नमेंट को खो दिया इस समय में जबकि थर्ड वर्ल्ड वॉर और आप हुँ, बाहर पड़ोस में बैठे देश अब आर-पार की लड़ाई की तैयारी में हैं। हुँ, आपने अगर कुछ भी गलती की तो आप समझ जाइए कि कोई भी कमज़ोर गवर्नमेंट आते ही आपका देश आपका देश प्रभावित होगा और आप प्रभावित होंगे। आप ये मत सोचिए कि आप देश से अलग हैं, जो शुरू में ही हमने समझा कि सोसाइटी से हुँ, अलग नहीं हैं आप। इसलिए कोई भी अगर आदमी ये सोच रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी, होगा, बढ़िया होगा, यही आएँगे, देन दे शुड रिमेंबर द डे वोट। व्हेन 2004 का इलेक्शन खत्म हुआ था। उसके बाद हमें पता लगा था कि सरकार तो किसी और की बन गई, राइट? हाँ, सो वो वो रिपीट ना ऑब्वियसली हो। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर हुँ, कॉन्फिडेंस हमारे वोटर्स को नहीं होना है, हमें जाना ही हुँ, जाना है वोट देने। हाँ, आपको ज़रा-सी भी लापरवाही नहीं करनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना दुर्घटना घटी। घटी, समस्या या हो जाएगी और आपको नहीं पता है कि देश के अंदर अभी मैंने सीआरों की कहानी सुनाई ना, हाँ, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है? हुँ, इट्स नॉट अबाउट कि कोई किसी खास सेक्शन की बात कर रहा हूँ सोसाइटी के। हुँ, कोई भी आदमी ऐसा हो सकता है जो कि पीठ पीछे इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हुँ, राइट? कोई भी ऐसा आदमी जो कि आपको नई-नई बातें बताता है, नए-नए थॉट्स बताता है और आपसे मतलब वही सीआर वाली कहानी है कि यार तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है। हुँ, ये इन चीज़ों को आपको समझना है, जो हम समझ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म की वजह से ये हमें समझ में आ रहा है। हुँ, सो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है और कोई भी लापरवाही हमें नहीं नहीं करनी है करनी है। क्योंकि हुँ, ये आखिरी मौका भी है और ये ज़रूरी मौका भी है। ज़रूरी अगर है। आप यहाँ से पलट दिया आपने भारत को ना, हुँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी हुँ, सबकी अपनी चॉइस है किसको वोट दें, लेकिन अगर आपने यहाँ से भारत में सत्ता बदली इस हुँ, देश की जनता ने, तो आप ये समझ जाइए हुँ, कि अब जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जितनी चीज़ें आपने की थी 10 साल में जो आपने चीज़ें हासिल की थी ना, वो अचानक से लूट ली जाएँगी। हुँ, चीज़ें चली मतलब लूटने का मतलब ये नहीं कि हाँ, जो गवर्नमेंट आएगी वो लूटेगी। द थिंग इज़ कि पॉलिसीज़ हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी की वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि जिस लाइफ़ को आप जी रहे हो, उस लाइफ़ से अलग लाइफ़ हुँ, आपको एक शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है? इसलिए मेरी अपनी थिंकिंग है, बाकी हर कोई
अपनी चॉइस लेने के लिए फ्री है। वो कांग्रेस को दे सकता है, वो बीजेपी को दे सकता है, वो सपा को, बसपा को, जिसमें आपको फ्यूचर नजर आता है देश का, दुनिया का, उसको आप वोट दीजिए। क्योंकि मेरी थिंकिंग यही है कि आई कैन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड व्हेन आई एम वोटिंग। मुझे ये या देखना है कि मेरा देश अपने देश को एम्पावर करने के साथ साथ पूरी दुनिया को एम्पावर कैसे कर सकता है। मेरी आइडियोलॉजी, मेरी फिलॉसफी, मेरे देश की फिलॉसफी जो मेरे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे उन्होंने दी थी, वो सिंपल एक लाइन में दे दी थी, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा परिवार तुम्हारा, तुम्हारा पूरा विश्व ही तुम्हारा पूरा परिवार है। इसी फिलॉसफी के साथ हमें हर चीज सोचनी चाहिए जब इट कम्स टू पॉलिटिक्स। तो हम ठीक है। यही बोलना चाहेंगे कि जाइए, वोट करने जाइए, और जो भी आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है, जो आपको आप आसपास में दिख रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, आपकी फ्यूचर जनरेशन को सपोर्ट कर सकता है, आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है, पूरे कहीं पे भी आप ट्रैवल करें, आप सेफ फील कर सके, आपके देश में लोग आए अच्छे से फील करें और सेफली जा सके वापस अपने जगह पे। हाँ, तो वो आपको जो भी लगता है तो जाइए, वोट करिए। और ये इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो बिल्कुल। मच विकास जी फॉर डूइंग दिस एंड फॉर कमिंग। थैंक यू। और हम और भी पॉडकास्ट करते रहेंगे आपके साथ। आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और हम लोग आपके थ्रू अरे नहीं, लोगों को फैलाना ज्ञान चाहते वान नहीं है, इट्स जस्ट हैं। एक्सपीरियंस। जो Yeah, भी लाइफ में रहा that है is वो मैं what we शेयर are कर देता trying to हूँ। like share with everyone. Yeah, हाँ, and we शेयर कर learn देता हूँ क्योंकि our conversation through it. बात करने की आदत है। आई एम टू मच टॉकेटिव। और जो लोग देखते होंगे आपका पॉडकास्ट, तो बात ये है कि इतना टॉकेटिव मैं इसीलिए हूँ क्योंकि कभी-कभी कोई मिलता है जो मेरी बात सुनता है। ठीक है, अदरवाइज़ सारे मुझे किनारे कर देते हैं, "अबे भाई बैठ तू अपना ज्ञान अपने पास रख।" तो क्या है कि मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई पकाने को मिलता है, तो आई वुड लाइक टू हम ताकि आप पकने सबको के लिए पकाऊँ रेडी मैं। हैं। आप आते रहिए ठीक और है, ऐसे ही अपना ज्ञान बांटते रहिए सबके साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ और भी लोगों के साथ। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक डूइंग यू। दिस फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी होली। बाय। या